तो हम दोस्तों आज हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले बता दें कि ये तीसरी बार है जो मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण वीडियो आवाज़ नहीं आ रही थी। दोस्तों कितनी मेहनत करी जाती है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी जब व्यूज़ नहीं जाते हैं, आपका सब्सक्राइब नहीं होता है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो बहुत दुख होता है। लेकिन ठीक है, मेरा काम है, मैं करता रहूँगा। बाकी चलिए, तो राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे और यूरोपियन और गैर यूरोपियन राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। इसमें नेशनलिज्म, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन। तो अगर राष्ट्रवाद को देखा जाए बेसिकली, तो हम राष्ट्रवाद को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, राष्ट्रवाद एक मनोभावना के रूप में या एक मनोस्थिति के रूप में। राष्ट्रवाद एक मनोभावना होती है या एक मनोस्थिति होती है, और राष्ट्रवाद एक विचारधारा के रूप में। तो विचारधारा के रूप में अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो एक राजनीतिक समुदाय की बात करते हैं हम लोग। राजनीतिक समुदाय से इसका संदर्भ लेते हैं। तो राजनीतिक समुदाय जो कि राष्ट्र राज्य के रूप में प्रकट होता, राष्ट्र राज्य के रूप में प्रकट होता है, नेशन स्टेट के रूप में प्रकट होता है। चलिए राष्ट्रवाद को देर न करते हुए पढ़ते हैं इसमें। तो राष्ट्रवाद एक रोग है, एक मानव जाति का चेचक है, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं। जो बेनेडिक्ट एंडरसन है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थी उनकी बेसिकली इमेजिन कम्युनिटी, उसमें उन्होंने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय बताया है। एरिक होप्स राष्ट्र को इन्वेंटेड ट्रेडिशन बताते हैं, एक आविष्कृत परंपरा बताते हैं। तो ये जो इमेजिन कम्युनिटी बताते हैं, इसलिए बताते हैं क्योंकि जो राष्ट्र है, तो राष्ट्र जो मनोभावना है, उसे किसी ने देखा तो नहीं है ना। अब हर भारतीय एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करता है, या कोई भी जो भारत का नागरिक है वो किसी भी अन्य नागरिक से कभी न मिला होगा या उसे व्यक्तिगत रूप से न जानता होगा, लेकिन फिर भी भारत के कोने कोने में रहने वाला हर भारतीय से, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहे, एक जुड़ाव महसूस करता है। तो ये एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, ये एक इन्वेंटेड ट्रेडिशन है, और ये लैटिन शब्द के नाजी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। तो राष्ट्रवाद एक भावना के रूप में हम इसको देख सकते हैं और एक विचारधारा के रूप में भी देख सकते हैं। तो भावना के रूप में राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति लगाव का संकेत देता है। तो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित व्यक्ति अन्य हितों की अपेक्षा राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानता है। तो मेरा भारत महान, ये हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर हमारे अंदर राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्रवादी हैं, तो हम ऐसा ही सोचेंगे कि जो हमारे देश का हित है वो अन्य देशों के हित से सर्वोपरि है। एक विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद ऐसे राजनीतिक संगठन की मांग करता है जिसमें लोग अपने आप को एक स्वाभाविक समुदाय के रूप में पहचानते हों, इनकी अपनी पसंद की राजनीतिक प्रणाली हो और वो संप्रभु हो। हम राष्ट्र को निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। पहला है शास्त्रीय रूप से, तो संप्रभु राज्य की खोज के माध्यम से राष्ट्र को व्यक्त किया जाता है। संप्रभु राज्य की खोज के माध्यम से इसको व्यक्त किया जाता है, और ये क्लासिकल स्वरूप है। फिर सांस्कृतिक रूप से, तो एक राष्ट्र या एक भाषा, एक राष्ट्र एक समान भाषा, धर्म, इतिहास व परंपराओं से बंधे हुए लोगों का समूह है। तो एक राष्ट्र क्या है? एक समान भाषा, धर्म, इतिहास व परंपराओं से बंधे हुए लोगों का समूह है। तो अगर फ्रांस को देखा जाए, तो फ्रांस एक नेशन स्टेट है जहां पर एक भाषा बोलने वाले लोग, एक धर्म के लोग और एक इतिहास व परंपराओं से जुड़े हुए लोग रहते हैं। फिर जो एक हार्डर थिंकर है, जर्मन थिंकर है, इसे फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म कहा जाता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। राजनीतिक रूप से एक राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो खुद को एक राजनीतिक समुदाय के रूप में मानता है, जिसके पास संप्रभुता भी है। इसके समर्थक रूसो हैं, और रूसो को आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से एक राष्ट्र देशभक्ति के रूप में एक साझा वफादारी या स्नेह से आबद्ध लोगों का समूह है। अंतिम विश्लेषण में राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक निर्माण है, यानी ये एक साइकोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है राष्ट्र। इस प्रकार राष्ट्रवाद ऐसा विश्वास है जो यह मानता है कि यदि लोगों का एक समूह जो समान इतिहास, परंपरा, भाषा और संस्कृति के आधार पर आपस में जुड़ा हो, तो यह संप्रभुता संपन्न राजनीतिक समुदाय एक राष्ट्र का निर्माण करता है। मैक्स वेबर, राष्ट्र भावनाओं का एक समुदाय है जो खुद को अपने राज्य में सही तरीके से अभिव्यक्त करता है। पार्था चटर्जी, भारतीय राष्ट्रवाद का विचार पूरी तरह से आधुनिक, तर्क संगत व ऐतिहासिक विचार है, ऐसा कहते हैं। नेहरू का राष्ट्रवाद ये बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर के संश्लेषी विश्ववाद यानी सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म पर आधारित है, लेकिन ये उग्र राष्ट्रवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि यह
बहुलवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद यानी कल्चरल कल्चरल प्लूरलिज्म पर भरोसा करता है। फिर ये स्व निर्धारण का अधिकार देता है, राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन देता है। तो ये उग्र राष्ट्रवाद नहीं है, ये अल्ट्रा अल्ट्रा नेशनलिज्म नहीं है, जहां पर हमने देखा था कि जो जर्मन राष्ट्रवाद था हिटलर के अंतर्गत या मुसोलिनी के अंतर्गत इटली, ये वो वाला उग्र राष्ट्रवाद नहीं है। जर्मन के अनुसार राष्ट्रीयता का संबंध धर्म की भांति चेतना से है। राष्ट्रीयता का संबंध चेतना से है। राजत्व भौतिक है, तो राजत्व को हम देख लेते हैं, यानी स्टेट फिजिकल उसकी बाउंड्री होती है, लेकिन जो राष्ट्रीयता है ये मनोवैज्ञानिक है। राजत्व राजनैतिक है, लेकिन जो राष्ट्रीयता है ये मन स्थिति। राजत्व कानूनी स्थिति है, राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक संपत्ति। राज्य एक अनिवार्य उत्तरदायित्व है, राष्ट्रीयता विचार भावना और जीवन यापन का एक मार्ग है। राजत्व समस्त सभ्यता पूर्व जीवन दर्शन की एक अविच्छेद दशा है। तो राज्य क्या है? राजत्व समस्त सभ्यता पूर्व जीवन दर्शन की एक अविच्छेद दशा है। फिर हैंस कोहन राष्ट्रवाद राष्ट्र राज्य की मांग करता है। राष्ट्रवाद राष्ट्र राज्य की मांग करता है और राष्ट्र राज्य का निर्माण राष्ट्रवाद को मजबूत करता है। हैंस कोहन ने सबसे पहले राष्ट्रवाद का विचार विस्तृत रूप से दिया या उसका अध्ययन किया। हैंस के अनुसार राष्ट्रवाद एक मानसिक स्थिति है। राष्ट्रवाद एक मानसिक स्थिति है। हैंस ने अच्छे राष्ट्रवाद व बुरे राष्ट्रवाद में अंतर किया। अच्छे राष्ट्रवाद बुरे राष्ट्रवाद में अंतर किया। तो अगर देखा जाए तो हिटलर वाला जो राष्ट्रवाद था वो बुरा राष्ट्रवाद था, लेकिन अगर जो टैगोर वाला राष्ट्रवाद है वो एक अच्छा राष्ट्रवाद है, जहाँ पर हम लोग सभी के सर्वे भवन्तु सब सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से काम करते हैं, जहाँ हम लोग वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। जॉन प्रेमनाज ने अपनी पुस्तक टू टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म में सौम्य व नागरिक पश्चिमी राष्ट्रवाद व दमनकारी व गैर उदारवादी गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद में अंतर किया। राष्ट्रवाद के प्रकार हैं। हैंस कोहेन एक अच्छा राष्ट्रवाद है और एक बुरा राष्ट्रवाद है। जॉन प्रेमनाज क्या बोलते हैं? एक सौम्य राष्ट्रवाद है, यानी एक सॉफ्ट नेशनलिज्म है, जो कि नागरिक पश्चिमी राष्ट्रवाद है। तो ये पाश्चात्य वेस्टर्न जो राष्ट्रवाद है ये सौम्य है, सॉफ्ट है, जबकि दमनकारी राष्ट्रवाद ये गैर उदारवादी गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद है। फिर राष्ट्रवाद का इतिहास देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले यूरोपीय राष्ट्रवाद उभर कर सामने आता है हमारे सामने। तो मध्य युग में पवित्र रोमन साम्राज्य ने राष्ट्रवाद की भावना को बाधित किया। तो पवित्र रोमन साम्राज्य ने राष्ट्रवाद की भावना को बाधित कर दिया था। सामंतवाद भी राष्ट्रवाद के अनुकूल नहीं था। तो सामंतवाद भी राष्ट्रवाद के अनुकूल नहीं था। क्यों? क्योंकि सामंतवाद में जो एलिजेंस होता है या लोगों का जो ऑब्लिगेशन होता है वो किसी एक विशेष सामंत के लिए होता है। सामंत के लिए वो बेसिकली ऑब्लाइज करते हैं। तो ये सामंतवाद भी राष्ट्रवाद के अनुकूल नहीं था। पुनर्जागरण व उदारवादी आंदोलन ने अंग्रेजों में अपने राष्ट्र के प्रति चेतना का विकास किया। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। उसके बाद राष्ट्रवाद को राजनीतिक शब्दावली में गंभीरता से लिया जाने लगा। 19वीं सदी में जे.एस. मिल ने कहा था कि संत संस्थाएं एवं राष्ट्रवाद साथ साथ चल सकते हैं। संत संस्थाएं व राष्ट्रवाद साथ साथ चल सकते हैं। फिर बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा है कि 18वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद ने धर्म को तो क्या कहा है बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा है कि 18वीं सदी में राष्ट्रवाद ने धर्म को राज्य के लिए एकता के सूत्र के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। लोगों को एक कल्पित समुदाय की आवश्यकता होती है। पहले यह धर्म था, तो लोगों को क्या है कि एक कल्पित समुदाय की आवश्यकता होती है, हमेशा एक इमेजिन्ड कम्युनिटी की आवश्यकता होती है। पहले वो धर्म में अपने आप को धर्म से जोड़ते थे एक इमेजिन्ड कम्युनिटी के रूप में। फिर बाद में राष्ट्रवाद के रूप में लोगों ने जोड़ने लगा। धर्म से अब वो समान संस्कृति, समान परंपराएं, समान इतिहास और धर्म भी उसमें एक हिस्से की तरह जुड़ गया। पहले धर्म मेन हिस्सा हुआ करता था या केवल धर्म ही हुआ करता था, लेकिन अब धर्म एक सब पार्ट के रूप में आने लगा। काल्पनिक का अर्थ है कि एक ऐसा समुदाय जिसमें सब में आमने सामने की नहीं, सब आमने सामने नहीं मिल सकते हैं। तो काल्पनिक मतलब एक ऐसा समुदाय जिसमें सब आपस में एक दूसरे से आमने सामने नहीं मिल सकते हैं। राष्ट्रवाद तब तक बना रहेगा जब तक कि हमारे पास इसका कोई बेहतरीन काल्पनिक विकल्प नहीं आ जाता। राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। सर्वप्रथम इसका विकास पश्चिमी यूरोप में हुआ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की प्रथम सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। पश्चिमी यूरोप में 18वीं सदी व 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवाद के विकास में 1648 की वेस्टफेलिया की संधि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो
1647 की 1648 की जो वेस्टफेलिया संधि थी, इसने राष्ट्रवाद की जो विकास है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास का विकास तथा 17वीं और 18वीं सदी के आसपास केंद्रीकृत असीम व निरंकुश राजतंत्रों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मध्यकाल में राजतंत्र असीम नहीं थे, बल्कि वे चर्च व सामंतवाद के नियंत्रण में थे। धीरे धीरे जब व्यापार का विकास हुआ, सीमाएं खोली गईं, समुद्री यात्राएं आसान हुई, तो व्यापारिक पूंजीवाद व वाणिज्य बुर्जुआ का विकास हुआ। फिर राजाओं ने वाणिज्यवाद व आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि इससे सामंतों व उनकी आर्थिक निर्भरता कम हो गई। तो क्या हुआ कि पहले जो राजा हुआ करते थे वो सामंत व चर्च के अधीन हुआ करते थे। सामंत से चूंकि वो पैसा वगैरह लिया करते थे, सेनाएं वगैरह लिया करते थे, तो वो सामंत को कहीं ना कहीं एक छत्रप के रूप में, एक पावर सेंटर के रूप में देखा करते थे। तो राजा की शक्ति अगर बहुत सारे सामंत मिल जाए तो राजा की शक्ति को वो चेक कर दिया करते थे, बैलेंस कर दिया करते थे, तो राजा ज्यादा बोल नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही वाणिज्यवाद आया, बुर्जुआ पूंजीवाद आया, तो क्या हुआ कि अब व्यापार से बहुत सारा पैसा आने लगा। जब व्यापार से पैसा आने लगा तो राजा को टैक्स मिलने लगा। जब टैक्स मिलने लगा तो राजा की जो निर्भरता है सामंतों पे धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो अब राजा सामंतों को आंख दिखाएगा, अब राजा धर्म को भी आंख दिखाएगा, क्योंकि उसकी जो निर्भरता है चर्च और सामंतों पर कम हो रही है। तो इसमें आगे देखते हैं, तो धार्मिक सुधार आंदोलन ने पॉप व चर्च की सत्ता को कमजोर कर दिया, और पैरेलल में धार्मिक सुधार आंदोलन भी चल रहे हैं, जहां पर पॉप व चर्च की सत्ता भी कम हो गई। पहले राजा जो सिर्फ सक्षमों में प्रथम था, यानी कि फर्स्ट एमंग इक्वल्स था, यानी चर्च हो गई, राजा हो गए या सामंत हो गए, उनमें ये प्रथम था। तो जैसे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है, ये फर्स्ट एमंग इक्वल्स हैं, यानी कि जो सभी मंत्री हैं वो एक समान है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो सबसे पहला व्यक्ति है। अगर किसी की बात आएगी तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात आएगी, है जो सभी मंत्री वो आपस में बराबर ही, ऐसा कहा जाता है। जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे भारत में तो कैसा कहा जाता है। ऐसे ही पहले राजा समक्षों में प्रथम हुआ करता था। अब राजा, अब चूंकि व्यापार से पैसा आने लगा है, तो अब वो असीम व निरंकुश हो गया है। इस असीमता की वजह से एकल प्रभुसत्ता, केंद्रीय की सरकार व सुनिश्चित भू क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण हुआ, जिससे आधुनिक राष्ट्र राज्यों व राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जहां 1688 की क्रांति के बाद ब्रिटेन में सीमित राजतंत्र का उदय हुआ, वहीं 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में गणतंत्रवाद का उदय हुआ। जर्मनी में 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी में रोमांटिक राष्ट्रवाद यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वुडरो विल्सन ने शांति के 14 सूत्र दिए तथा आत्म निर्णय के अधिकार का समर्थन किया। उससे राष्ट्रवाद को नई दिशा मिली। तो अब देखते हैं गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद। तो 19वीं सदी के अंत तक यूरोप में अभिजन व आम जन राष्ट्रवाद की अवधारणा से परिचित हो गए थे। फिर यूरोप से राष्ट्रवाद अन्य देशों में फैला। इस फैलाव में व्यापार व उपनिवेशवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत में भी राष्ट्रवाद क्यों आया? क्योंकि अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेज भारत को शोषण करने लगे, उपनिवेश हुआ और वो भारत का शोषण स्टार्ट कर दिया। तो भारत में भी 1857 के बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता का एक दौर चलता है और राष्ट्रवाद आता है। व्यापारिक प्रसार के लिए यूरोपीय शक्तियों ने अंधाधुंध छीना झपटी कर एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान तृतीय विश्व के देश यूरोपीय ज्ञान के संपर्क में आए। इससे वे राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझने लगे और उन्होंने मुक्ति संग्राम छेड़ दिया। तो भारत में भी जैसे जैसे अंग्रेजी भाषा का प्रचार हुआ, भारत के जो अभिजात वर्ग था वो इंग्लैंड शिक्षा लेने आया करता था और वो वहां के विचारों से परिचित हो चुका था। तो वो समझ चुका था कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं, इसलिए मुक्ति संग्राम स्टार्ट हुआ। मुक्ति संग्राम के शुरुआती दौर में आंदोलन की बागडोर बुर्जुआ के हाथों में थी, यानी जो पूंजीपति थे उनकी हाथों में थी। धीरे धीरे आम जन की भी भूमिका सक्रिय हो गई थी। भारत में भी 1885 से लेकर लगभग 1920 तक कांग्रेस अभिजनों की पार्टी के रूप में थी। तो ये हमने देखा था कि ये शुरू में जो बड़े बड़े लोग थे या कि जो अभिजन लोग थे उनकी पार्टी कांग्रेस कही जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर गांधी जी आए और उन्होंने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। तो इसे आम पार्टी या जन आंदोलन का नाम दे दिया कांग्रेस को। इतिहासकार बेनेडिक्ट एंडरसन का मानना है कि यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका व एशिया में असावधानी से या भूलवश राष्ट्रवाद के विचारों को लाया गया।
जिस तरह आम जनता के विद्रोहों यानी कि 1688 और 1789 ने यूरोप में निरंकुश शासन का विरोध किया, उसी तरह उपनिवेशों से मुक्ति संघर्षों ने औपनिवेशिक शासन की मनमानी व अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध किया। राष्ट्रवाद की अवधारणा व्यापक अर्थ में औपनिवेशिक क्रांतियों के समय लोकप्रिय हुई। तो हम देखा है कि जैसे जैसे औपनिवेशिक जो क्रांतियां भारत में भी जो क्रांतियां हुई, उनके संदर्भ में हमने देखा कि जो राष्ट्रवाद की भावना है और ज्यादा लोकप्रिय होती चली गई। अब राष्ट्रवाद के आयाम, तो पहला है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्र को एक सांस्कृतिक समुदाय के रूप में देखते हैं। राष्ट्र एक सांस्कृतिक समुदाय है। राष्ट्र जैविक व प्राकृतिक समुदाय है। उदाहरण के लिए हिंदू राष्ट्रवाद, ब्लैक नेशनलिज्म, इसके पिता हैं जॉन हर्डर। अन्य जो थिंकर इसमें आते हैं, फिक्टे आते हैं, कार्ल ड्यूइस आते हैं। कार्ल ड्यूइस क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद सांस्कृतिक व सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रवाद क्या है? सांस्कृतिक व सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। फिर पॉलिटिकल नेशनलिज्म, तो राष्ट्र एक राजनीतिक समुदाय के रूप में या एक विचारधारा के रूप में जब राष्ट्र आता है तो पॉलिटिकल नेशनलिज्म का उदय होता है। राष्ट्र काल्पनिक, कृत्रिम व आविष्कृत समुदाय है। काल्पनिक कौन मानता है? बेनेडिक्ट एंडरसन मानते हैं। आविष्कृत कौन मानता है? तो हमने देखा है कि एरिक हॉब्सन इसे इन्वेंटेड ट्रेडिशन मानते हैं और बेनेडिक्ट एंडरसन इसे इमेजिन कम्युनिटी के रूप में देखते हैं। एल बेलिंग ये बैनल राष्ट्रवाद या साधारण राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इसमें जो उदाहरण है पॉलिटिकल नेशनलिज्म का, अमेरिका का मेल्टिंग पॉट मॉडल। ये क्या है मेल्टिंग पॉट मॉडल? तो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में जो आता है वो अमेरिकन हो जाता है। जो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल भारतीय भी कोई गया तो वो अमेरिका की संस्कृति, वहाँ के खान पान, कल्चर में घुल मिल जाता है। तो ये है मेल्टिंग पॉट मॉडल। भारत में सैलेड बाउल मॉडल है, यानी कि भारत में जो एक फॉर एग्जाम्पल जो सैलेड का कटोरा होता है उसमें बहुत सारे खीरा भी रखा है, गाजर भी रखा है, मूली भी रखी है और प्याज भी रखी है, सब कुछ रखा है, धनिया भी है, सब कुछ है, ऊपर से नींबू वगैरह सब कुछ रखा है। तो भारत में हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर रीजन का अपना एक अलग पहचान होती है। मुस्लिमों की अलग पहचान है, हिंदुओं की अलग पहचान है, सिखों की अलग पहचान है, तमिलों की अलग पहचान है, उत्तर भारत की अलग पहचान है, दक्षिण भारत की अलग पहचान है। ये होता है सैलेड बाउल मॉडल। और अमेरिका में मेल्टिंग पॉट मॉडल है, जो भी गया वो अमेरिकन हो गया। इसके पिता कौन है? पॉलिटिकल नेशनलिज्म के जे रूसो है। प्रगतिशील राष्ट्रवाद यानी प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म, तो ये राष्ट्रवाद सकारात्मक व लाभकारी है। प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म, ये राष्ट्रवाद सकारात्मक एवं लाभकारी है। फिर पश्चिमी व गैर पश्चिमी राष्ट्रवाद, हैंस कोहेन इसमें आते हैं, महत्वपूर्ण थिंकर हैं, और एडवर्ड सेल्स हैं। फिर सांस्कृतिक समुदाय के रूप में राष्ट्र, तो राष्ट्र के अंतर्गत दो विपरीत अवधारणाएं प्रभावशाली रही। पहला, राष्ट्र एक सांस्कृतिक समुदाय के रूप में और राष्ट्र एक राजनीतिक समुदाय के रूप में। तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक समुदाय के रूप में, इसमें जाति संबंधों वफादारी का महत्व होता है। हम अपने कल्चर से प्रेम करते हैं, हम अपनी जाति से प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपनी परंपराओं से प्रेम करते हैं। राष्ट्र एक राजनीतिक समुदाय के रूप में, तो नागरिक बंधनों व निष्ठाओं को महत्व तो इसमें दिया जाता है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्र को एक सांस्कृतिक समुदाय यानी कल्चरल कम्युनिटी मानता है, जो समान जातीयता, परंपराओं, भाषा व इतिहास की वजह से आपस में जुड़े रहते हैं। जबकि राजनीतिक राष्ट्रवाद राष्ट्र को एक ऐसा राजनीतिक समुदाय मानता है जिसमें नागरिकों के आपसी संबंधों व निष्ठाओं का महत्व होता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्र को एक जैविक व प्राकृतिक समुदाय मानता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्र को एक जैविक व प्राकृतिक समुदाय मानता है, जबकि राजनीतिक राष्ट्रवादी इसे काल्पनिक, कृत्रिम या आविष्कृत समुदाय मानते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म, तो राष्ट्रवाद का एक ऐसा रूप है जो अपना प्राथमिक ध्यान एक विशिष्ट राजनीतिक समुदाय की बजाय एक विशिष्ट सभ्यता के रूप में राष्ट्र के उत्थान पर देता है। तो एक सभ्यता के रूप में भारत का उदय कैसे हुआ, एक सभ्यता के रूप में जर्मनी का उदय कैसे हुआ, ब्रिटेन का कैसे हुआ, उस पर ये फोकस करता है, ना कि पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में ब्रिटेन या भारत का उदय कैसे हुआ उस पर उसका ध्यान नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तर्क संगत है, जो स्वयं की भावना से अनुप्राणित है, स्वयं की भावना से अनुप्राणित है। यह अद्वितीय ऐतिहासिक व जैविक संपूर्णता के विश्वास पर आधारित है। ये अद्वितीय ऐतिहासिक व जैविक संपूर्णता के विश्वास पर आधारित है। फिर समरूपी संस्कृति को बढ़ावा देता तथा छोटी परंपराओं को मिटाकर बड़ी परंपराओं को नया रूप देता। तो इसमें छोटी परंपराएं मिट जाती हैं,
बड़ी परंपराएं शामिल हो जाती हैं। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद आ गया, तो अब जो छोटी छोटी परंपराएं हैं किसी जाति की या ट्राइबल लोगों की जो परंपराएं हैं उसमें ही मिट जाएंगी, हिंदू विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद आगे आ जाएगा। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व इसी राष्ट्रवाद का प्रमाण है जो वन नेशन वन कल्चर वन लैंग्वेज की बात करता है। वह ऊंची जातियों की सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभुत्व इसमें कायम हो जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद जर्मन रोमांटिक राष्ट्रवाद के तुल्य है। अच्छा, संस्कृतवाद क्या होता है, कल्चरलिज्म क्या होता है? तो संस्कृतवाद एक विश्वास है जो यह मानता है कि मनुष्य सांस्कृतिक रूप से परिभाषित जीव है। संस्कृति व्यक्तित्व और सामाजिक पहचान के लिए सार्वभौमिक आधार है। संस्कृति व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान के लिए एक सार्वभौमिक आधार है। फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक कौन कौन है उनको देख लेते हैं। तो इसकी जड़ें 18वीं सदी में जर्मन विचारकों जॉन गोटफ्रीड हर्डर व फिक्टे के विचारों में देखने को मिलती हैं। इसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र में एक बोक्सजिस्ट होता है जो खुद को गीतों, मिथकों और किंवदंतियों में प्रकट करता है। तो प्रत्येक राष्ट्र में एक बोक्सजिस्ट होता है जो खुद को गीतों, मिथकों और किंवदंतियों में प्रकट करता है। हार्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। हार्डर के अनुसार राष्ट्र एक जैविक इकाई है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, जिसकी एक अलग भाषा, संस्कृति, आत्मा होती है जो उसके सांस्कृतिक इतिहास में पाई जाती है। इस प्रकार हार्डर का राष्ट्रवाद राष्ट्र को एक प्राकृतिक व जैविक संस्था मानता है। राष्ट्र एक नेचुरल और ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है फॉर हार्डर। यह राष्ट्र एक समान परंपराओं, इतिहास, सामूहिक यादों, मिथकों व किंवदंतियों से निर्मित होता है। फिर ये राष्ट्र को एक यूनिट, ऐतिहासिक या जैविक समग्र, एक ऑर्गेनिक होल की तरह देखते हैं। राष्ट्र एक ऑर्गेनिक होल है, एक ऐसी संस्था है जहां एक समान परंपराएं होंगी, इतिहास होगा, सामूहिक यादें होंगी, मिथक होंगे, किंवदंती होंगे। तो अगर ये देखा जाए कल्चरल रूप से, अगर कल्चरल नेशनलिज्म की बातें देखी जाए तो भारत तो एक राष्ट्र राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में परंपराएं हैं, अलग अलग हैं। हिंदुओं का इतिहास अलग है, मुसलमानों का इतिहास अलग है, सामूहिक यादें बहुत कम हैं भी तो बहुत डरावनी है। 1947 का जो हत्याकांड हुआ या जो नरसंहार हुआ, और किंवदंतियां बहुत कम या बहुत थोड़ी हैं, हालांकि हैं भी। तो उस सेंस में भारत जो राष्ट्र है वो नेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत में कई नेशन है। तमिलों का एक अलग नेशन है, मराठियों का एक अलग नेशन है, उत्तर भारत एक अलग नेशन है, दक्षिण भारत एक अलग नेशन है, नॉर्थ ईस्ट एक अलग ही नेशन है। तो उस हिसाब से तो नहीं, भारत नेशन इन मेकिंग है। कार्ल वाल्फैंग अपनी पुस्तक नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन, ये 1962 में आती है, में राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक व सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मानते हैं। फिर अर्नेस्ट गेलनर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेशंस एंड नेशनलिज्म, ये 1983 में आती है, राष्ट्रवाद व संस्कृति के बीच संबंधों का विश्लेषण करते हैं। गेलनर का प्रसिद्ध कथन है कि यह विचार एक मिथक है कि राष्ट्र एक प्राकृतिक संस्था है, यह आदमी को परिभाषित करने का ईश्वर का प्रदत्त तरीका है, या यह लोगों का राजनीतिक निर्यात है, इसे हासिल करने में कई बार ज्यादा वक्त लग जाता है। दरअसल कई बार राष्ट्रवाद ने पहले से मजबूत संस्कृतियों को राष्ट्रों में बदल दिया। कई बार इसने संस्कृतियों का निर्माण किया है, अमूमन इसने पहले से कायम संस्कृतियों को नष्ट कर दिया है। तो राष्ट्रवाद है, इस संस्कृति को बना भी सकता है, संस्कृति का निर्माण भी कर सकता है, संस्कृति को बदल भी सकता है और संस्कृति को नष्ट भी कर सकता है। तो कहते हैं ना, यूनान मिस्र रोमन मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। गेलनर ने राष्ट्रवाद को औद्योगिकीकरण व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा है कि जैसे जैसे औद्योगिकीकरण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, हम आपस में जुड़े, कम्युनिकेशन हुआ, यातायात के साधन बढ़े, लोग मिले। जब लोग मिले तो वो अपने आप को और ज्यादा मतलब और ज्यादा कनेक्टेड पाने लगे। तो इससे राष्ट्रवाद का उदय और ज्यादा हुआ, या राष्ट्रवाद और तेजी से विकसित हुआ। इसका तर्क है कि खेतिहर समाजों में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें सामाजिक गतिशीलता ही नहीं होती है, जबकि आधुनिक समाज सामाजिक गतिशीलता, आत्म प्रयास, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं तथा भौगोलिक दूरियों को कम करते हैं। तो हमने देखा था कि जैसे ही यूरोप में कैपिटलिज्म आया, उपनिवेशवाद का दौर चला, पता नहीं कितनी कितनी यात्राएं करके कोई अमेरिका जा रहा है, कोई भारत आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं अफ्रीका जा रहा है, कोई इंडोनेशिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जिससे सांस्कृतिक सामंजस्य का निर्माण होता है और राष्ट्रवाद का विकास होता है। एंथनी स्मिथ ने अपनी पुस्तक इथनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशंस,
एथनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशन ये 1986 में बुक आती है। में गेलनर के आधुनिकतावाद को चुनौती दी है तथा राष्ट्रवाद का कारण जातीयता यानी एथनिसिटी को माना है, अर्थात नजातीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत इसे कहा जा सकता है। किस? एंथनी स्मिथ को। फिर एथनीज क्या होते हैं ये? तो द एथनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशन 1986 में पुस्तक आती है। में एंथनी स्मिथ ने आधुनिक राष्ट्रों और पूर्व आधुनिक जातीय समुदायों के बीच निरंतरता को उजागर करके राष्ट्रवाद और आधुनिकीकरण के बीच एक कड़ी के विचार को चुनौती दी, जिसे उन्होंने एथनीज कहा। फिर भी स्मिथ ने स्वीकार किया है कि जातीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत है, जातीयता राष्ट्रवाद का अग्रदूत है, यानी एथनिसिटी राष्ट्रवाद का अग्रदूत है। आधुनिक राष्ट्र तभी अस्तित्व में आया जब स्थापित नस्लें राजनीतिक संप्रभुता के ओहरे सिद्धांत से जुड़ी थी। यूएसए, वेस्ट इंडीज व यूरोप में अश्वेत राष्ट्रवाद यानी ब्लैक नेशनलिज्म सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही है। जर्मन इतिहासकार फ्रेडरिक माइनके ने तो सांस्कृतिक व राजनीतिक राष्ट्रवाद के ओवरलैपिंग की बात की है। ग्रीक, जर्मन, रशियन, इंग्लिश, आयरिश आदि सांस्कृतिक राष्ट्र के उदाहरण हैं, साथ ही राजनीतिक राष्ट्र के भी हैं। तो ये पॉलिटिकल नेशन भी हैं और ये कल्चरल नेशन भी है। तो कल्चरल नेशन है क्योंकि जैसे जर्मनी है वो जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों से मिलकर बना है, या इंग्लैंड है वो इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों से बना है, जिनके समान संस्कृति है, समान परंपराएं हैं। लेकिन पॉलिटिकल है क्योंकि इसका निर्माण एक प्रोसेस के तहत हुआ है। ये एक राजनीतिक समुदाय के रूप में कार्य कर रहा है, संप्रभु है, एक सरकार है चुनी हुई, तो ये है।